हाय फ्रेंड, लाइफ हाई ओपन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार एक नए टॉपिक पर आज आप लोग को बताने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। आइए हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के ऊपर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहेंगे। यानी पृथ्वी के ऊपर जितना भी क्षेत्र है, हवा से जितना भी घिरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब देखिए वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं, वायुमंडल विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है वायुमंडल के निचले परत, यानी ऊपर वाला परत को एरोलॉजी कहेंगे, और वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल में जितना भी मौसम, यानी बोल सकते हैं मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेट्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नीचे भी जितना भी परत है उसमें मौसम ही परिवर्तन हो, मौसम ही चेंज होता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रमुख गैस के बारे में जानेंगे। वायुमंडल में जो कौन कौन से गैस पाई जाती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट होती है? 78%। पूछ देगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, तो बोलेंगे 78%। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, तो 21%। उसके बाद आर्गन कितने प्रतिशत? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत? 0.03%। अब देखिए नाइट्रोजन का काम क्या है? इन नाइट्रोजन के काम है, इसका कोई रंग, स्वाद, गंध नहीं होता। पूछता है कि इनमें से कौन सा गैस है जिसमें कोई गंध नहीं होता है, ना कोई स्वाद होता है, तो वो क्या है? नाइट्रोजन है। वो क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस आग पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। अगर आग लग जाए और नाइट्रोजन गैस नहीं रहेगा तो आग पर नियंत्रण हम नहीं पा सकते। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है? आग पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। और साथ ही साथ जितना भी पेड़ पौधे हैं उसमें प्रोटीन बनाने का काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे भोजन का यानी प्रमुख तत्व है, प्रमुख पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन के निर्माण में यह सहायक होता है। कौन? नाइट्रोजन। उसका नाइट्रोजन का विस्तार जो है यह फैला हुआ है, नाइट्रोजन फैला हुआ है 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर तो ऊपर फैला हुआ है नाइट्रोजन। लेकिन 16 किलोमीटर जैसे ऊपर जाते हैं, 16 किलोमीटर के ऊपर, तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? नगण्य होने लगती है, यानी कम होने लगती है। अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 21% है। यह जंतुओं एवं पेड़ पौधे के लिए प्रमुख गैस है। यानी जंतुओं के लिए, पेड़ पौधे के लिए, सॉरी पेड़ पौधे के लिए नहीं होगा, जंतुओं के लिए प्रमुख गैस है। और साथ ही साथ आग के जलने में भी सहायता करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग कोई जल नहीं सकता है, इसलिए ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद आर्गन। आर्गन जो है बता दिए 0.93%। यह वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस है। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाला आर्गन एकमात्र अक्रिय गैस है, बाकी कोई वायुमंडल में अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछता है एग्जाम में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। उसके बाद यह पृथ्वी पर ताप, जलवाष्प को बनाए रखती है। टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर है और जलवाष्प है वह कौन बनाए रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाए रखती है। इसका विस्तार 32 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार कितना किलोमीटर तक है? 32 किलोमीटर तक है कार्बन डाइऑक्साइड का। आइए हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल जान लिए, अब जानेंगे वायुमंडल की संरचना क्या है। तो वायुमंडल की कितने परत है? तो 5 परत है। वायुमंडल के ऊपर कितने परत है? 5 परत है। कहीं कहीं आपको 4 ही मिलेगा, यानी ओजोन मंडल आपको नहीं मिलेगा। ओजोन मंडल इसी में आ जाता है, समताप मंडल में आ जाता है। तो हम पूरा अलग अलग लिख दिए हैं। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद है समताप मंडल, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है ओजोन मंडल, इसको कहते हैं ओजोनोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर। उसके बाद है चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद है आयन मंडल के बाद आता है बाह्य मंडल यानी बहिमंडल।
इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ये मेरा हो गया 5 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल बहिमंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इस सबको डिटेल में एक एक करके जानेंगे, अच्छा से जानेंगे। सबसे पहला है मेरा 1 नंबर में क्षोभ मंडल। पहला क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल का कहेंगे ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की दूरी तक होती है। यानी पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की दूरी तक? तो 32 किलोमीटर की दूरी तक। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, यानी ध्रुव पर होगी 8 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई, और विषुवत रेखा पर होगी 18 किलोमीटर। सभी वायुमंडलीय घटनाएं, यानी क्षोभ मंडल में ही सभी वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे बादल का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान इत्यादि, ये सब बनना, यानी सभी जितना भी जैविक क्रिया, जितना भी जैविक घटना है, उस सब किसमें होगी? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर में ही होगी। इसलिए इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल ही कहते हैं। इस मंडल को, किस मंडल को? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहते हैं। देखिए बताया है कि क्षोभ मंडल में जितना भी मौसमी घटनाएं होती है, क्षोभ मंडल में होती है, उसके बारे में कुछ पॉइंट है क्षोभ मंडल से, देख लेते हैं मौसमी घटना से। देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को कभी से मापी जाती है? बैरोमीटर से मापी जाती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है? तो 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होती है एक वायुमंडलीय दाब। अब देखिए बैरोमीटर का खोज कौन किया था? तो ई टॉर्सियली ने किया था। बैरोमीटर का खोज कौन किया था? ई टॉर्सियली ने। इटली के रहने वाला था, इटली के रहने वाला था। यह 1643 ईस्वी में किया था। बैरोमीटर का खोज ई टॉर्सियली नामक साइंटिस्ट ने किए थे। उसके बाद जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होगा? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, अचानक गिर जाए तो हम लोग आंधी तूफान आने की संभावना होगी। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो काफी आने की संभावना होगी, आंधी तूफान आने की संभावना। एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरे, जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? तो वर्षा होने की संभावना होगी, वर्षा होने की संभावना होगी। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, यानी बैरोमीटर का पारा ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होने की संभावना होगी। क्या होगी? मौसम साफ होने की संभावना होगी। तो ये मेरा था क्षोभ मंडल से। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर के बीच में होती है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान समान होता है। पूछता है कि किस मंडल में तापमान समान होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। इस मंडल में वायुयान उड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जब समान रहेगा तो इस वायुमंडल में वायुयान को उड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूछता है एग्जाम में कि किस वायुमंडल में वायुयान उड़ता है? तो बोलेंगे समताप मंडल। इस मंडल को मुलाब मेघ भी कहा जाता है। समताप मंडल को मुलाब मेघ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं ओजोन मंडल। देखिए मंडल तो इसे 4 प्रकार का होता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि एक ओजोन मंडल अलग, मतलब इस ओजोन मंडल को अलग रख दिया गया, इसलिए 5 हो जाता है। तो ओजोन मंडल के बारे में जानेंगे। ओजोन मंडल, इस मंडल की ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच होती है। ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य होती है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। क्या चीज की परत पाई जाती है? ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो पारावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करती है। ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती है, यानी पारावैंगनी किरणें। ओजोन गैस कथी का बना होती है? तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करती है। ऑक्सीजन का 3 अणु मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। ये मेरा हो गया ओजोन गैस। ओजोन गैस। अब आगे देखते हैं ओजोन परत की मोटाई
कदी मापी जाती है? डॉप्सन में। एग्जाम में पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई कदी मापी जाती है? तो डॉप्सन में मापी जाती है। अब देखिए अगला है ओजोन परत CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट होता है। यह CFC बनता कदी से है? जितना भी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कूलर और चलाते हैं हम लोग, डिटर्जेंट पाउडर वाउडर यूज करते, उसके द्वारा यह CFC का निर्माण होता है। तो ओजोन परत किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। उसके बाद है अधिक मात्रा में परावैंगनिक किरणों से, यानी ऊपर से जितना भी अल्ट्रा वायलेट रे आती है तो उससे क्या उत्पन्न होती है? तो कैंसर जैसी बीमारी यानी त्वचा कैंसर उत्पन्न हो जाती है। त्वचा कैंसर उत्पन्न होती है। अब कम मात्रा में अगर मिलेगी वो जो परावैंगनिक किरणें, तो हमको उससे प्राप्त होगी विटामिन डी प्राप्त होगी। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि ओजोन पर परावैंगनिक किरणों को अगर कम मात्रा में अगर प्राप्त होगी तो उससे क्या प्राप्त होगी? तो उससे प्राप्त होगी विटामिन डी प्राप्त होगी। अब देखिए ओजोन गैस से सौरे मछली की तरह, एग्जाम में पूछता है ओजोन गैस या सौरे मछली की तरह कौन सा गैस गंध देती है? तो बोलेंगे ओजोन गैस। ओजोन गैस सौरे मछली की तरह गंध देती है। ओजोन गैस के सूत्र बता दिए यहाँ पे O3, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनता है। इसमें 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब ओजोन मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ेंगे तो तापमान कितना बढ़ जाएगी? 5 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। 5 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें 1 किलोमीटर की ऊंचाई जब बढ़ेंगे ना तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। किलोमीटर नहीं होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं मंडल। अगला है आयन मंडल। 3 हो गया है। चौथा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की मध्य होती है। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की मध्य होती है। यह कम दाब एवं परावैंगनिक किरणों द्वारा आयनीकृत होती है। यानी आयन मंडल किसके द्वारा बनी है? तो कम दाब एवं परावैंगनिक किरणों के आयनीकृत द्वारा। उसके बाद इस मंडल में नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव में परिवर्तित होती है। यानी लॉन्ग रेडियो वेव से शॉर्ट रेडियो वेव में परिवर्तित होती है। इसी मंडल में रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार एवं संचार उपग्रह अवस्थित है। पूछता है एग्जाम में कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, रडार, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? तो आयन मंडल में। अब जेट वायुयान जो उड़ता है, जेट वायुयान द्वारा कौन सा मंडल को नष्ट पहुंचेगा? तो आयन मंडल। एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है कि जेट वायुयान जो उड़ता है, फाइटर जेट और, तो उससे कौन मंडल का नुकसान पहुंचेगा? तो आयनोस्फीयर का नुकसान पहुंचेगा, यानी इसी को मंडल को क्षति पहुंचेगा। उसके बाद है बाह्य मंडल, यानी सबसे बाहरी, एक्सोस्फीयर इसको बोलेंगे इंग्लिश में। यह 640 किलोमीटर के ऊपर होती है, यानी 640 किलोमीटर के ऊपर वाला जो भाग होगा वह कहलाएगा बाह्य मंडल या बहिमंडल, चाहे एक्सोस्फीयर। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो इतना था मेरा वायुमंडल से। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।